अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम चौसर के वर्क्स को और उनकी लाइफ हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पर मैंने ये भी जिक्र किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में उसके पीरियड्स को पढ़ेंगे जिसमें उसके वर्ड्स को डिवाइड किया गया। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज हम पढ़ेंगे इसके 3 पीरियड्स को, चौसर्स 3 पीरियड्स। ठीक है, यानी कि चौसर्स के जो वर्क्स हैं उनको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पीरियड है फ्रेंच पीरियड 1359 टू 1372। सेकेंड पीरियड है इटालियन पीरियड 1372 टू 85, यानी कि 1372 से लेके 1385 तक ये पीरियड रहा। उसके बाद इंग्लिश पीरियड है जो कि 1386 से लेके 1400 तक रहा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात यहाँ पे बताती चलूँ कि जो फ्रेंच पीरियड था उसमें चौसर ने इतना ख़ास वर्क नहीं लिखा। ठीक है, इतना ज़्यादा काम नहीं किया। लेकिन जो इटालियन पीरियड था इसमें वर्क काफ़ी ज़्यादा किया गया और काफ़ी ज़्यादा वर्क्स लिखे गए। उसके बाद लास्ट में जो आता है इंग्लिश पीरियड, तो इंग्लिश पीरियड में दोस्तों चौसर ने एक ही वर्क लिखा, द कैंटसबरी टेल, जो कि उनकी डेथ तक कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, इनकम्प्लीट था जब उनकी डेथ हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हम पीरियड को देखेंगे और इसको पढ़ेंगे और इसके वर्क्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फ्रेंच पीरियड। ठीक है, फ्रेंच पीरियड को हम पढ़ते हैं। फ्रेंच पीरियड में क्या हुआ, इस टाइम में क्या चौसर ने ट्रांसलेट किया रोमन डी ला रोज को। ये एक फ्रेंच पोइम थी जो कि 1200 में लिखी गई थी। ठीक है, उसने इस पीरियड में एक वर्क को ट्रांसलेट किया रोमन डी ला रोज, जो कि एक वर्क है, फ्रेंच वर्क है, फ्रेंच पोइम है जिसको उन्होंने ट्रांसलेट किया। ठीक है, चौसर ने जिसको ट्रांसलेट किया 1200 के दौरान। ठीक है, ये पोम जो थी ये 1200 के दौरान लिखी गई थी और जेफरी चौसर ने इसको ट्रांसलेट किया रोमन डी ला रोज को। ये फ्रेंच दोस्तों फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, ही आल्सो रोट दिस बुक his book of the Duchess, an elegiac poem that shared much with contemporary French poetry of the time but also departed from that poetry in important ways. उसने चौसर ने क्या किया, चौसर ने एक बुक लिखी, द बुक ऑफ द डचेस भी लिखी, जो कि एक एल्जियक फॉर्म में है जिसमें डिफरेंट कंटेम्प्रेरी फ्रेंच पोइट्री को भी लिखा गया है, शेयर किया गया है, लेकिन इसको डिफरेंट मतलब कि इसकी इम्पोर्टेंट जो है वो बहुत डिफरेंट है। ठीक है, वैसे तो दोस्तों इस वर्क में बुक ऑफ द डचेस में चौसर ने क्या किया है, चौसर ने इसमें काफ़ी ज़्यादा एल्जियक पोइम जो है जिसमें शेयर किया है, काफ़ी कंटेम्प्रेरी पोइट्री के बारे में, कंटेम्प्रेरी फ्रेंच पोइट्री के बारे में डिस्कस किया है उस टाइम के बारे में। लेकिन क्या है कि इसको डिपार्ट किया है, अलग कर दिया है फ्रॉम दैट पोइट्री इन इम्पोर्टेंट वेज है। ठीक है, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की वजह से इसको उस पोइट्री से अलग कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारे पास है Chaucer's extensive reading of Latin poets such as Boethius and also influenced his own work. चौसर की जो एक्सटेंसिव रीडिंग थी ना लैटिन पोइट्स की, तो उस रीडिंग ने भी इसको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, चौसर ने लैटिन पोइट्स को बहुत ज़्यादा पढ़ा और जो लैटिन पोइट है बोथियस, उसके जो वर्क्स हैं उनको इसने पढ़ा और उनके वर्क्स ने इसको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, He was influenced by French master as Guillaume de Mauchet, Jean de Meun and Guillaume de Loris. ठीक है, इनको ये इन्फ्लुएंस थे इन फ्रेंच मास्टर से, गुइलियम डी मॉर्शेट, जीन डी मॉन एंड गुइलियम डी लोरिस। तो इन ये जो फ्रेंच मास्टर्स थे इनसे चौसर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे, इन्फ्लुएंस थे इनकी राइटिंग से। तो अगर हम इनकी राइटिंग जेफरी चौसर की राइटिंग पढ़ेंगे तो हमें इनके काफ़ी असरात हमें नज़र आएंगे, ये इन्फ्लुएंस हुए थे इनसे बहुत ज़्यादा। तो फर्स्ट पीरियड का जो वर्क है हम उसको देख लेते हैं, द रिमोट ऑफ द रोज़। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया हमने ऊपर पढ़ा था रिमोट रोमन डी ला रोज़। तो ये जो वर्क है द रिमोट ऑफ द रोज़, ये
फ्रेंच ट्रांसलेशन में लिखा गया, ठीक है। ये जो इस वर्क की ट्रांसलेशन की गई थी फ्रेंच में, फ्रेंच जो वर्ड था उसकी ट्रांसलेशन की गई थी, तो आगे फिर इसको द रिमोट ऑफ द रोज़ बोला गया। 1360 में ये चौसर ने लिखा था वर्क। तो इसकी मज़ीद डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं आगे। ये जो वर्क था चौसर का, जो कि ट्रांसलेटेड वर्जन था फ्रेंच वर्क ली रोमन डी ला रोज का, जीन डी मॉन एंड गुलिम डी लोरिस। ये इसमें बताया गया कि ट्रांसलेट किया था चौसर ने इस वर्क को, ठीक है। इसको ट्रांसलेट करके ये टाइटल दिया गया था। ये स्टोरी जो है ये एक शुरू होती है एलिगोरिकल ड्रीम से, जिसमें जो नरेटर है वो एक एडवाइस रिसीव करता है गॉड ऑफ लव से अपनी लेडीज़ की फेवर हासिल करने के लिए, ठीक है। यानी कि इस स्टोरी, ये एक एलिगोरिकल ड्रीम आप कह लें इसको। इसमें एक नारेटर जो है वो एक एडवाइस वसूल करता है गॉड ऑफ लव से अपनी लेडी की फेवर पाने के लिए। उसका जो लव होता है बीइंग सिंबलाइज्ड बाय रोज़, ठीक है। एक गुलाब से उसके लव को सिंबलाइज किया गया। ही इज़ अनएबल टू गेट द रोज़, ठीक है दोस्तों। तो ये वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फर्स्ट पीरियड का वर्क है जेफरी चौसर का, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द बुक ऑफ डचीज़। द बुक ऑफ द डचीज़ 1369 में ये बुक लिखी गई थी, जैसा कि स्क्रीन पे मेंशन है दोस्तों, आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। द बुक ऑफ डचीज़ जो है, ये जो वर्क था ये डचीज़ ब्लैंक की डेथ पर लिखा गया था, ठीक है। ये जो जब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था ना कि जो जॉन ऑफ गॉन्ट है पैट्रोन ऑफ चौसर, तो उनकी डेथ पर ये वर्क लिखा गया, द बुक ऑफ डचीज़, ठीक है। तो शी बिलोंग्स टू लैनसेस्टर, ये लैनसेस्टर से बिलोंग करती थी। दिस बुक इज़ एन एलजी एंड एलिगरी इन नेचर, यानी कि अगर इस बुक को हम डीपली देखें तो इसको एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि ये बुक जो है ये एक एलिगरी फॉर्म में भी है और एलजी फॉर्म में भी है, ठीक है। इट कंप्राइजेज 1300 लाइन्स। इस बुक की टोटल 1300 लाइन्स हैं, यानी 1300 लाइन्स पे ये बेस्ड है। इस बुक में चौसर ने ऑक्टोबर राइमा यूज़ किया है फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि जो चौसर थे इन्होंने काफ़ी पोइट्री के जो मीटर्स थे उनको फर्स्ट टाइम अपनी पोइट्री में यूज़ किया था, और उसके बाद जो बाकी मॉडर्न पोइट्स थे जो 18-19 सेंचुरी के जो पोइट्स थे उन्होंने भी इन चीज़ों को अपनी राइटिंग में यूज़ किया था, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर, बहुत ज़्यादा मॉडरेट करके, बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करके अपनी राइटिंग में यूज़ किया था, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइम के कुछ और वर्क्स भी हैं इस टाइम के, जिसमें द ABC इट इज़ रिटन इन LG 8 लाइन स्टैंजा। ये जो वर्क था जेफरी चौसर का ABC, द ABC इसका नेम है, ये भी 8 लाइन स्टैंजा में लिखा गया था, ठीक है दोस्तों। और द कंप्लेंट इनटू पिटी, ये भी चौसर ने इसमें फर्स्ट टाइम अपनी 7 लाइन स्टैंजा यूज़ किया था, जिसको हम राइम रॉयल इन दिस वर्क भी कह सकते हैं, ठीक है। जो राइम रॉयल स्टैंजा था ना, चौसर ने फर्स्ट टाइम उसको अपने वर्क में यूज़ किया था। ये 7 लाइन स्टैंजा है जिसको हम राइम रॉयल कहते हैं, ठीक है। द कंप्लेंट ऑफ मार्स कोइन एनिलिडा, तो ये वर्क जो थे ये फर्स्ट पीरियड के थे दोस्तों। तो आगे हम मज़ीद देख लेते हैं नेक्स्ट पीरियड के बारे में, जो कि है इटालियन पीरियड। तो चलिए नेक्स्ट पीरियड को देख लेते हैं। इटालियन पीरियड में क्या है, 1372 में जब चौसर जो है वो इटली के, तो वहाँ पर उनका कांटेक्ट हुआ दांते से, पैट्रियार्क से एंड बुसेसियो से, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो चौसर का जो वर्क्स थे वो 3 पीरियड्स में डिवाइडेड थे। तो जो फर्स्ट पीरियड था उसमें इतना ज़्यादा वर्क नहीं हुआ, और सेकंड पीरियड जो कि इटालियन पीरियड है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वर्क जो है चौसर ने लिखा था। और उसके बाद आ जाता है थर्ड पीरियड जो कि इंग्लिश पीरियड है, तो उसमें भी इतना ज़्यादा वर्क नहीं हुआ। एक ही जो वर्क था उसको लिखना स्टार्ट किया और उसको काफ़ी लेंथ दी गई, लेकिन वो उनकी डेथ तक भी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइम के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो देख लेते हैं। ट्रोइलस एंड क्रेसिड, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, द हाउस ऑफ फेम, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। तो ये जो 4 वर्क्स थे ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उस टाइम के, ठीक है, इस पीरियड के। द ट्रोइलस एंड क्रेसिड, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल, द हाउस ऑफ फेम एंड द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ठीक है दोस्तों। तो ये बात ध्यान में रख लें, और ये काफ़ी ज़्यादा हमें पीरियड को मतलब कि स्पेसिफिकली देखना पड़ता है कि किस पीरियड में कौन सा वर्क लिखा गया और कौन सा वर्क कब कंपोज हुआ, कब लिखा गया, कब पब्लिश हुआ। तो ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके फर्स्ट वर्क को, ट्रोइलस एंड क्रेसिड। ये एक ट्रेजिक वर्स रोमांस है जो कि जेफरी चौसर ने लिखा। इसको कंपोज किया गया 1380s में, ठीक है दोस्तों। 1380s में इस वर्क को कंपोज किया गया, तो आप लोग ये बात ध्यान में रख लें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू बी रिमेंबर्ड।
एंड कंसिडर्ड बाय सम क्रिटिक्स टू बी हिज फाइनेस्ट वर्क। तो ये जो वर्क था इसको काफ़ी क्रिटिक्स ने जेफरी चौसर का फाइनेस्ट वर्क बोला, ठीक है। इसमें इसके जो प्लॉट था इस वर्क का उसमें 8239 लाइन्स ऐड की गई, और इसमें जो पोएम्स थी ना दोस्तों उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि उनकी जो क्वांटिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा जियोनी बसेसियो की बुक से ली गई, जिसका नाम था फिलोस्ट्रेटो, ठीक है दोस्तों। तो इस बुक से काफ़ी ज़्यादा पोएम लेके इस बुक में ऐड की गई, ठीक है। ये जो बुक है ये बेस कर रही है एक लव स्टोरी के ऊपर, जो कि ट्रोइलस की है और जो कि सन है ट्रोजन किंग का, और क्रेसिड जो है वो एक विडो डॉटर है डेजर्टेड प्रीस्ट क्लॉज की, ठीक है। तो दोस्तों ये था वर्क ट्रोइलस एंड क्रेसिड। अब हम नेक्स्ट वर्क को देख लेते हैं जो कि है द पार्लियामेंट ऑफ द फॉल्स, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। तो द पार्लियामेंट ऑफ द फूल्स जो है ये 1382 में लिखी गई दोस्तों, और इसको जो है ये जो पॉइंट थी इसमें 699 लाइंस ऐड थी, ठीक है। और इस पोइम को राइम रॉयल में लिखा गया, जेफरी चौसर ने इसको लिखा और इसको 1380s एंड 1390s में कंपोज किया गया ट्रेडिशन ऑफ फ्रेंच रोमांस में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये पोइम जो थी इसको बेस्ट ओकेजनल वर्स भी कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा फेम हासिल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है ये इंग्लिश लैंग्वेज में। इसको बेस्ट ओकेजनल वर्सेस के भी कैटेगरी में ऐड किया गया, ठीक है। अक्सर ये सोचा जाता है कि ये जो पोइम है ये हमें बताती है मैरिज ऑफ रिचर्ड II के बारे में, टू एन ऑफ बोहेमिया इन 1382। इट डिस्क्राइब्स अ कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स, ये एक बर्ड्स की कॉन्फ्रेंस भी डिस्क्राइब करती है कि जो कि दैट मीट टू चूज़ देयर मेट्स ऑन एसटी वैलेंटाइंस डे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ आपको वर्क समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट्स हैं तो आप क्लियर करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट वर्क हाउस ऑफ फेम, जो कि 1380s में लिखा गया। इसको ये जो वर्क था ये दांते से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, ठीक है। ये जो राइटर था ना जेफरी चौसर, वो इस वर्क को लिखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था दांते से। इट हैज़ द रिजेम्बलेंस टू दांतेस डिवाइन कॉमेडी। दांते की जो फेमस वर्क है ना डिवाइन कॉमेडी, उस वर्क से ये काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करता था, ठीक है दोस्तों। तो इट इज़ ये एक अनफिनिश्ड ड्रीम है पोइम बाय चौसर। देयर आर 3 बुक्स इन 2158 लाइन्स ऑफ ऑक्टोसिलेबिक। तो ये जो एक वर्क है ये अनफिनिश्ड ड्रीम है, एक पोइम है, ठीक है। जेफरी चौसर ने इसको एक पोइम फॉर्म में लिखा है। उसमें क्या है, देयर आर 3 बुक्स, इसमें 3 बुक्स हैं, मतलब कि 3 बुक्स में ये लिखा गया है, और इसमें टोटल 2158 लाइन्स ऑफ ऑक्टोसिलेबिक मौजूद है। यानी कि इसमें कितनी लाइन्स हैं, 258 लाइन्स हैं, और उनको ऑक्टोसिलेबिक फॉर्म में लिखा गया है, और ये 3 बुक्स पर कंसिस्ट है, ठीक है। आफ्टर द प्रोलॉग on the dream and the invocation to the god of sleep, book 1 says the poet fell asleep and dreamed that he was in a temple of glass where he was depicted Aeneas and Dido. The dream moves on deal to more briefly with other parts of the Aeneid, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि हमने देखा कि ये जो इसका जो प्रोलॉग है ना ड्रीम्स पे, उसमें इन्वोकेशन किया गया है, इन्वोक किया गया है गॉड ऑफ स्लीप को। बुक 1 में हमें ये देखने को मिलता है कि जो पोइट है वो एक नींद में चला जाता है और एक ख्वाब देखता है दैट ही वाज इन अ टेम्पल ऑफ ग्लास, यानी कि वो एक ग्लास के अंदर है, ठीक है। यानी कि जैसे मैजिक होता है ना उसी तरह ये वो ग्लास के अंदर है, जहाँ पर वो एक डिपिक्टेड आनीस को देखता है और डिडो को देखता है। द ड्रीम मूव्स ऑन टू डील मोर ब्रीफली विद अदर पार्ट्स ऑफ द आइनीड। तो इसी तरह ये ड्रीम जो है वो आइनीड के अदर पार्ट्स के साथ डील करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये वर्क आपको उम्मीद करती हूँ समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन ये क्या है, 1385 में ये वर्क लिखा गया था। द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन 1385 में ये वर्क लिखा गया दोस्तों। ये क्वीन बोहेमिया की बाइंडिंग पे लिखा गया, हु आस्क्ड हिम टू राइट ऑफ गुड वुमेन, ठीक है। ये जो वर्क था ये क्वीन बोहेमिया की बाइंडिंग पे लिखा गया, ठीक है। हु आस्क्ड हिम टू राइट ऑफ गुड वुमेन, जिन्होंने इनको बोला था कि वो गुड वुमेन के बारे में लिखें, ठीक है। मच ऑफ दिस पोइम इज डिवोटेड to the first use of heroic couplet by Chaucer to retell in lyrical form the tragic love stories।
तो दोस्तों ये जो वर्क है इसमें चौसर ने फर्स्ट टाइम हीरोइक कपलेट को यूज़ किया, ठीक है, हीरोइक कपलेट को यूज़ किया ट्रेजिक लव स्टोरीज बताने के लिए, ठीक है। तो ये जो वर्क था ये जेफरी चौसर का एक ड्रीम विजन था, ठीक है, ड्रीम विजन था और इसको जेफरी चौसर ने लिखा था और ये इसका फाइनल 4th वर्क था इस जॉनरा में, ठीक है दोस्तों। तो इसमें एक प्रोलॉग भी मौजूद है जो कि 2 सेशंस पर 2 वर्जन में मौजूद है, यानी कि एग्जिस्ट कर रहा है दोनों वर्जन में। इस वर्क के जो 2 वर्जन हैं उन दोनों में प्रोलॉग जो है वो मौजूद है और इसमें टोटल 9 स्टोरीज़ हैं, यानी कि ये जो वर्क है ये 9 स्टोरीज़ पर बेस करता है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इस जो जेफरी चौसर के वर्क्स हैं उनको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन हमने 2 पीरियड्स को आज पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो लास्ट पीरियड है इंग्लिश पीरियड उसको हम डिस्कस करेंगे और जो उसमें वर्क है उसको हम डिटेल से देखेंगे, उसको जो है एनालाइज करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।